जय हिंद। एसएससी एमटीएस जनरल अवेयरनेस की क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो एसएससी एमटीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, वो सारे प्रश्नों को मैं आज की क्लास में कराने वाले हैं। आप लोग को जो भी प्रश्न लेंगे, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के द्वारा जो एसएससी एमटीएस एग्जाम कंडक्ट कराया है उसको हम लोग आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों को। तो जितने प्रश्न होंगे हम आप लोग को कराएंगे और सारे प्रश्नों को हम आप लोग को अच्छी तरीका से समझाएंगे, पॉइंट वाइज समझाएंगे, जहां से आगे की जो एग्जाम होंगे उसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास बहुत बेहतर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो फर्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश है। अच्छा सा प्रश्न है। भारत का तो पड़ोसी देश बहुत सारा चीज है, जैसे बांग्लादेश हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, जो हमारे सीमा से सटे हुए देश है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में वही जिक्र किया है कि भारत का जो पड़ोसी देश है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे मालदीव की बात करेंगे। ये जो है भारत देश का पड़ोसी देश है। ये बहुत, इसकी जो सीमा है बहुत कम है भारत देश से, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। भारत के साथ जो है कुल 9 देश की सीमा साझा होता है, ठीक है। 9 देश जो है भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसमें से 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश जो है समुद्री सीमा साझा करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ध्यान में रखना होगा, याद भी रखना होगा कि जो 9 ऐसे देश हैं जो अपनी सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। क्लियर है? 7 जो देश हैं स्थलीय सीमा साझा करते हैं और दो जो देश हैं ये जलीय सीमा या कह सकते हैं समुद्री सीमा साझा करते हैं। समझ में आ गया? अगर बात करेंगे यहाँ पे जो स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान देख लीजिएगा 106 किलोमीटर। बांग्लादेश की बात करेंगे तो 4096 किलोमीटर। भूटान देखिए 699 किलोमीटर। इसके बाद चीन की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर, ठीक है। म्यांमार की बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर। नेपाल देख लीजिए 1751 किलोमीटर और पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर है। तो ये जो है स्थलीय सीमा है और स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ 7 देश शेयर करते हैं। समझ में आ गया इतना कुछ? आगे थोड़ा सा पॉइंट को देखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव ये जो है समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं। समुद्री सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव। मालदीव जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। सबसे छोटा पड़ोसी देश, ध्यान में रखना होगा। सबसे छोटा सा पड़ोसी देश मतलब जो है कौन सा देश है? मालदीव है, क्योंकि ये समुद्री सीमा साझा करता है। समझ में आ गया इतना कुछ? ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को हम आज की क्लास में कराने वाले हैं। यहाँ पे अगर सेकंड प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखी गई है। कौन सी पुस्तक है? जो भारतीय जो लेखक हैं आर के नारायण, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो जो मालगुडी डेज है, यहाँ पे ए ऑप्शन देख सकते हैं, मालगुडी डेज, ये जो है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, ठीक है। आर के नारायण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मालगुडी डेज को लिखा गया है। क्लियर है दोस्तों? अब इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, आर के नारायण के पुस्तक के बारे में। आर के जो नारायण है ये अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले उत्कृष्ट भारतीय लेखकों में से एक थे, ठीक है। इनका जो पहला उपन्यास है वह स्वामी और उनके दोस्त 1935 में इसको प्रकाशित किए हैं। ध्यान में रखना होगा, आर के नारायण का पहला उपन्यास स्वामी और उनके दोस्त जो उन्होंने 1935 में प्रकाशित किया। ये जो है नारायण जो है एक काल्पनिक शहर मालगुडी को आधार बनाकर उन अनेक प्रकार की रचनाएं का उल्लेख किए हैं। ध्यान में रखना होगा, जो नारायण जो हैं आर के नारायण,
ये जो एक काल्पनिक शहर है मालगुडी, वैसी को आधार बनाकर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन किया। ठीक है, जैसे बात करेंगे यहाँ पे मालगुडी डेज, इसके बाद वेटिंग फॉर द महात्मा, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। द गाइड भी याद कीजिएगा। द रामायण वेंडर ऑफ स्वीट्स, द रामायण वेंडर ऑफ स्वीट्स जो है ये इनकी रचना है। तो ये जितनी सारी रचनाएं आप लोग को बताएं, ये आर के नारायण के द्वारा रचनाओं का उल्लेख किया गया है, आर के नारायण के द्वारा रचनाएं लिखी गई है। समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलेंगे। जो आर के नारायण हैं इनको 1964 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2000 में है इनको पद्म विभूषण मिला है। ठीक है, और 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, इनको 3 चीज मिला गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, किनको? तो आर के नारायण को। तो आप लोग आर के नारायण के बारे में इतना कुछ जानकारी रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न है, चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? कृषि प्रणाली का उदाहरण है चाय की खेती। तो जो चाय की खेती होती है वह रोपण कृषि होती है। बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, चाय की खेती पूछ रहा है किस प्रकार की कृषि प्रणाली है, तो रोपण कृषि है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं, रोपण कृषि होती क्या है। रोपण कृषि जो है दोस्तों एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है। एक प्रकार की क्या है? वाणिज्यिक कृषि है। यह प्रश्न आ सकता है कि रोपण कृषि जो है एक प्रकार की किस प्रकार की कृषि है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, वहां पे आप लोग वाणिज्यिक कृषि भी रहेगा, आप लोग फट से उसको सही कर दीजिएगा, यहां से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इस जो ये रोपण कृषि है, खेती होती है चाय की, तो इसमें एकल फसल केवल बोई जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। रोपण कृषि जो है उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ मतलब इंटरफेस है, मतलब उसके बीच कुछ पृष्ठ मतलब खाली जगह होता है। रोपण कृषि में बात करेंगे तो चाय होता है, इसके बाद कहवा हो, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल उगाई जाती है। तो ध्यान में रखना होगा रोपण कृषि में कौन कौन सी फसलों को उपजाया जाता है। तो चाय याद करना होगा, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास। ठीक है, समझ गए? इतना कुछ समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न, यहाँ पे चौथा। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है ध्यान से देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आवर्त होना चाहिए। ठीक है, आवर्त और समूहों की कुल संख्या कितनी होती है? आवर्त या समूहों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे होना चाहिए कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लेंगे तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उस मेडलिफ की, उसमें जो है आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 8 है। आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 18 है। ये मेडलिफ की आवर्त सारणी की बात कर रहा है, तो मेडलिफ ने आवर्त की संख्या 7 माने हैं और समूह की संख्या 18 माने हैं। ये भी प्रश्न SSC-MTS में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। आवर्त सारणी जो है ये रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। क्या चाहिए? आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाए गए हैं। जो मेडलिफ की आवर्त सारणी है उसमें जो रासायनिक तत्व हैं उनके जो परमाणु क्रमांक है उनको एक बढ़ते क्रम के रूप में सजाया गया है। समझ गया? आधुनिक आवर्त सारणी जो है, आवर्त सारणी को दीर्घ रूप में भी मतलब आधुनिक जो आवर्त सारणी है इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहा जाता है। इसमें 18 वर्ग या ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त या पीरियड होते हैं। समझ में आ गया? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो है हेनरी मोसले को जाना जाता है। इनके जनक कौन हो जाएंगे? तो इनके जनक हेनरी मोसले हो जाएंगे। इतना कुछ क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 5 पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है ध्यान से देखिएगा कि श्री हरि मंदिर साहिब ये पंजाब के
किस शहर में स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित हो जाएगा। बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे बी होगा। जो श्री हरि मंदिर साहिब है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। इतना कुछ पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग श्री हरि मंदिर साहिब के बारे में जानकारी कुछ जान लेते हैं। जो श्री हरि मंदिर साहिब है जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है? अमृतसर में है। दरबार साहिब कहाँ है? तो अमृतसर में। यह जो है सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल जो है कौन सा है? स्वर्ण मंदिर है। इसके बाद कह सकते हैं जो दरबार साहिब है, ये सारी चीजें। इनका निर्माण जो है गुरु रामदास ने कराए थे। रामदास के द्वारा ये जो दरबार साहिब है स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है 1577 ईस्वी में हुआ था, शुरू होकर 1604 में पूर्ण हो गया था। मतलब 1577 में इसका निर्माण करने के लिए मतलब चालू किया गया था। ठीक है, और 1604 में इसको कंप्लीट रूप से पूर्ण कर दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? ये भारत के पंजाब के अमृतसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भारत के पंजाब के अमृतसर में स्थित है। क्लियर है? इतना कुछ क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रश्न 6 पे। यहाँ पे देखिए जो 6 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उनके भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है? भांगड़ा संगीत के कारण भांगड़ा का राजकुमार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सुखबीर सिंह। हाँ, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है। सुखबीर सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो सुखबीर सिंह को कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में समझ लेते हैं, भांगड़ा नृत्य के बारे में। भांगड़ा जो नृत्य है ये पंजाब की नृत्य है, ध्यान में रखना होगा। भांगड़ा जो नृत्य है ये कहाँ की नृत्य है? पंजाब की नृत्य है। ठीक है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये किसकी नृत्य है? तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है जो आमतौर पर बैसाखी के पर्व में किया जाता है। जो भांगड़ा नृत्य है ये पंजाब की नृत्य शैली है, इतना याद रखना होगा। ये पुरुष का नृत्य शैली है और ये बैसाखी के पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। समझ में आ गया? सुखबीर सिंह को भांगड़ा के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। सुखबीर सिंह को भांगड़ा के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। इनका जो पहला एल्बम है न्यू स्टाइल है जो दुबई में रिकॉर्ड किया गया था। इनका जो पहला एल्बम है न्यू स्टाइल कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था? तो दुबई में रिकॉर्ड किया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो जो भी आप लोगों को ये सारे कुछ धीरे धीरे पॉइंट समझा रहे हैं आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग को विस्तार से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग जो प्रश्न पूछेगा आप लोग उसको सही मायने में टिक कर पाइएगा, सही मायने में पकड़ पाइएगा। तो केवल आप लोग अगर प्रैक्टिस करिएगा ऐसे प्रश्नों को तो वो भी ठीक है, लेकिन आपका वो केवल प्रैक्टिस हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में सही तरीका से मालूम नहीं हो पाएगा कि ये चीज़ क्या है, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ। तो क्यों कैसे वाला जो आप लोग के दिमाग में प्रश्न आएगा वही सही है। सारे चीज प्रश्नों को हम जो भी लाते हैं सारे प्रश्नों को विस्तार से समझाते हैं, तो उसको समझने की प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, अगला हम लोग का प्रश्न हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है यहाँ पे जो 7 प्रश्न है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। जो 7 प्रश्न है कि आवृत बीजी जिसको एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है, इसको आवृत बीजी को बीच में मौजूद बीज पत्रों जिसको कार्डिलिंडस कहा जाता है, इसकी संख्या के आधार पर इसके समूहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो आवृत बीजी है तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, याद रखना होगा। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री आप लोग को हम बता दिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 2 भाग। आइए समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो आवृत बीजी है, ठीक है, ये इसको बीच में मौजूद बीज पत्रों की संख्या के आधार पर 2 समूहों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ठीक है, समझ गए। आवृत बीजी जो द्विबीजपत्री है, आवृत बीजी पादपों में बीजों के ऊपर खोल पाया जाता है तथा वे फल में क्या होते हैं? बंद होते हैं, जिनके भ्रूण जो है बीच में 2 बीजपत्र होते हैं। जैसे बात कर रहा है कि जो आवृत बीजी के जो पौधे होते हैं उसके भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं, 2 आप लोग देखेंगे फल उसमें लगे होते हैं, इसीलिए उन्हें 2 बीजपत्री के नाम से जाना जाता है। जैसे बात करेंगे चना, देखे हैं आप लोग, मटर देखे होंगे, इसमें बहुत सारे होते हैं, सेम होगा,
जबकि लहसुन की बात करेंगे, लहसुन, प्याज, गेहूं, ये सारे लोग जो हैं एक बीजपत्री हैं। देखते हैं आप लोग समझ गए, गेहूं का हम लोग एक दाना जो है खेत में डाल देते हैं तो गेहूं का जो फसल है उग जाता है, उसमें बहुत सारे फसल उगते हैं। ये एक बीजपत्री हो गया। चना मटर जो सेम होता है ये क्या हो गया, द्विबीजपत्री हो गया। समझ में आ गया इतना कुछ दोस्तों। अगला हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला प्रश्न है यहाँ पे 8 प्रश्न ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा साथियों रुक जाइए। हाँ यहाँ पे देखिए, ओहो, यहाँ पे जो 8 प्रश्न है ध्यान से देखिए कि भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको आईसीसी कहा गया है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप किस वर्ष जीता था। जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद था आईसीसी, ये जो है विश्व कप कब जीता था, तो 1983 में जीता था। कब जीता था, तो 1983 में जीता था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप के बारे में समझ लेते हैं। ये कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या था इसमें प्रावधान। ठीक है, तो 1983 में ध्यान रखना होगा। 1983 में जो क्रिकेट विश्व कप है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का तीसरा संस्करण है। यहाँ पे देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप का तीसरा संस्करण के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, वेल्स में 9 से लेकर 25 जून 1983 को आयोजित किया गया था। मतलब जो ये विश्व कप हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड का एक शहर है वेल्स, वहां पे आयोजित किया गया था ये संस्करण को, तीसरा संस्करण को। और 9 से लेकर 25 जून के बीच ये जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप था हुआ था। इस विश्व आयोजन में 8 देश भाग लिए थे। कितने देश भाग लिए थे, 8 देश, जिसमें से भारत जो है अपना देश विजेता रहा था। इस विश्व कप में डेविड गोबर ने सर्वाधिक 384 रन बनाए थे और रोजर बिनी ने सर्वाधिक 18 विकेट लिए थे। समझ में आ गया इतना कुछ। रोजर बिनी ने 18 विकेट लिए थे और जो डेविड गोबर थे इन्होंने 384 रन बनाए थे। ये सारे कुछ समझ में आ गया दोस्तों, तो इसे ध्यान में रखिएगा। हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, जो 9 प्रश्न है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, 9 प्रश्न की बात कर रहा है कि अकबर के शासन काल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता है। अच्छा सा प्रश्न है और सुंदर सा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो अकबर के पूछा गया है शासन काल के दौरान मुगल काल की जो राजस्व प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जब्ती कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जब्ती कहा जाता है। ध्यान में रखना होगा दोस्तों। थोड़ा सा मेरा जो पेंसिल है, पेन नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। जब्ती कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, उसको जब्ती कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग।